आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अमेज नाउ का खास कार्यक्रम इनसे मिलिए। तो आपको हम सीधे रूबरू कराते हैं अपने साथी, अपने अतिथि नीतीश कुमार से। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हूँ और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट और एक एडवेंचर फिल्म मेकर भी हूँ। और अभी तक मैंने भारत की कई ऊंची पर्वतों को और 2 अंतर्राष्ट्रीय पर्वत भी फतह कर चुका हूँ। और मैं एक स्पोर्ट्स क्लाइंबर भी हूँ और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी किया हूँ मैं। किसी भी फील्ड में हो आप, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि बहुत पावरफुल है। उस चीज़ की आपको हमेशा होनी चाहिए। तो सीखने की इच्छा तो बचपन से ही रही है। जिसने मुझे निकाला था उसी ने मुझे बुलाया और उसी ने मुझे उस सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनाया। अरे तो वो कहीं ना कहीं वक्त इतना बलवान था कि मुझे बोलना नहीं पड़ा, वक्त ने जवाब दिया। और उसी चीज़ को मैं पकड़ते पकड़ते मैंने पर्वतारोहण को अपनी फील्ड में। मुश्किल की बात करूँ तो जीवन में कोई सा भी कार्य करिए, मुश्किल तो आती ही रहती हैं हर तरीके से। बट एक पर्वतारोहण में जैसे आपको फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली तीनों तरीके की आपको ज़रूरत होती है। वहाँ पे आपको क्लाइमेट से लड़ना पड़ता है, ठीक है। वेदर खराब होती है, -20 -30 डिग्री का टेम्परेचर होता है, आपको लोड उठाना पड़ता है। कितनी बार आप हताश हो जाते हैं और आप कहते हैं कि नहीं हो पाएगा। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर रहती हैं आपके पीछे कि हमें करना है, क्योंकि बहुत लोगों की आशाएं हैं पीछे। मैं अभी तक टोटल 8 पर्वतों को शिखर पर जा चुका हूँ। अच्छा जी। और अभी मैं जनवरी में ही माउंट किलीमंजारो, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, उसे फतह करके आया हूँ। और अभी हाल में मैं 15 अगस्त को यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रोस, जो कि 18,510 फुट है, उसे फतह करके आया हूँ। इसको कवर करने में आपको कितना समय लगा, जो 15 अगस्त को आपने भारतीय तिरंगा परचम फहराया? इसको मैंने फतह 4 दिन में किया। और ये थोड़ा डिफिकल्ट और था क्योंकि इसका जो वेदर है, इसका जो क्लाइमेट है, ये एवरेस्ट से भी खतरनाक है। और चूंकि 15 को नहीं हो पाता तो हम लोग 17 को करने वाले थे। और वेदर फैक्टर मैटर करता है, तो हम लोग वेदर फोरकास्ट पे देखते हुए चलते हैं कि किस दिन वेदर अच्छा है। 14 तारीख की रात को वेदर अच्छा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वो होता है ना कि अपने तिरंगे को 15 तारीख को फहराना वो एक अलग ही जुनून रहता है। तो इसी वजह से हमने 14 तारीख की रात को रिस्क लिया और फतह करने के लिए निकले। और सुबह 8:15 पे भारत का तिरंगा यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पे था जी। और कहीं ना कहीं आने में बहुत कठिनाई पड़ी और आते आते हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। हम एक तूफान में भी फंसे रह गए, रास्ता भटक गए थे। अच्छा हाँ। तो आप लोग जब जाते हो तो क्या वो लैंडमार्क बनाते हुए आप जाते हैं या कैसे? क्या लैंडमार्क नहीं बना होता, क्योंकि जब चलते हैं हम लोग तो बर्फ पैर फुटप्रिंट रहता है और बर्फ जब पड़ती है तो फिर वो खत्म हो जाता है। तो आते वक्त जब तूफान रहता है, विजिबिलिटी 0% की, विजिबिलिटी 2 मीटर की भी नहीं रहती, तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। और करीब जब 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर जाना, तो उतना तो किसी आंखों पे कुछ नहीं है। पहाड़ों पे चढ़ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कैसे आप सर्च करते हो, कैसे आप समझ पाते हो कि एकदम हम सही रास्ते पर उतर रहे हैं? हम लोग मैप लेके चलते हैं, GPS होता है, बट कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा तो फेल कर जाता हूँ, वो भी धोखा दे देता है। वो भी टेक्नोलॉजी है, बट जी कहीं ना कहीं यही चीज़ है। लेकिन जब होता है ना कि जुनून है और कोई चीज़ करनी है तो ऊपर वाला भी साथ देता। तो आपने बताया कि आप 4 दिन में वहाँ तक पहुँचे, लौटने में आपने बताया कि उससे ज़्यादा समय लगे। कितने दिन लग गए आपको? लौटने के टाइम पे मुझे 2 दिन लगे। होता क्या है कि एक दिन में ही हम लोग नीचे आ जाते हैं, क्योंकि जितना जब ऊपर जाते हैं से उतना उससे दुगना नीचे आना होता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होते जाता है। तो हमें जितना जल्दी नीचे आएंगे उतना ज़्यादा हम लोगों के लिए बेनिफिशियरी होती है। तो जब ऊपर से मैं चढ़ाई शुरू 11 बजे किया था और 8 बजे फतह किया था। लेकिन जब 8 बजे से जब हम लोग नीचे आने लगे तो हम लोग को करीब रात के 2 बज गए। अच्छा। रास्ता भटके, क्योंकि हमें 5-6 घंटे में ही नीचे आ जाना था। लेकिन हम लोग जब रास्ता भटके, पूरा तूफान था, तूफान में फंसे रह गए। मेरा पूरा ये शरीर, चेहरा पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ था, क्योंकि विंड चल रही थी। तो वो विंड स्नो वाली होती है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे आइस कवर था और सब कुछ था। तो दिखने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, चलने में भी एनर्जी लॉस था, तो सब कुछ था। वक्त का तकाजा है कि तूफान से जूझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। शायद यही लाइन इस समय सबसे मुफीद है।
जी बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और बहुत सारी पीछे की यादें भी ताज़ी होती जा रही हैं। गोल सेट की बात, जैसे आपने गोल सेट कर रखा है अपना, तो बात जब आती है, जब पढ़ाई का दौर होता है उसी समय गोल सेट करना होता है, और बड़ा अच्छा है, लकी है, और आप कि आपने पहले से गोल सेट कर रखा है। बहुत सारे लोगों को पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, या एम्प्लॉयमेंट मिल भी जाता है लेकिन उनका गोल सेट नहीं होता है। तो ये बड़ा मायने रखता है, ये एक फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट है पूरी लाइफ सर्किल का। क्या कहेंगे? अगर मैं बोलूँ तो सर, जीवन में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, और आज मैं साझा कर रहा हूँ, आज तक मैंने किसी से बताया नहीं। और प्रॉब्लम्स अनएम्प्लॉयमेंट की हो या किसी भी चीज़ की हो, अगर आपके अंदर उस चीज़ की भूख है, और वो प्रॉब्लम्स हम ही सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बीते वर्षों में कपड़े भी बेचे हैं, अरे, और मैं कैमरा फोटोग्राफर था, तो मेरे अंडर काम भी करते थे लोग। तो एक सोर्स ऑफ इनकम अगर आपको चाहिए, आपको किसी चीज़ की भूख है, तो वो आप खुद ही मिटा सकते हैं, कोई दूसरा आदमी नहीं मिटा सकता। जनरेट करना पड़ेगा। आज की डेट में भी अगर मैं बोलूँ तो मैंने कितनी एडवेंचर कंपनीज में भी मैंने काम किया, 300-400 रुपये पर दिन के हिसाब से मैंने काम किया। कितनी रातें मैं भी भूखा सोया हूँ। और मैंने खुद भी एक जर्नल से डिब्बे में भी सफ़र किया है, जिसमें सामान लगेज होता है, उसमें मैंने पेपर बिछा के मैं दिल्ली तक का सफ़र किया हूँ। जब मैं DU में एडमिशन लेना था, पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मैं 220 रुपये का टिकट कटवा के, जनरल में भी भीड़ होती थी, तो मैं जो सामान जिसमें रखते हैं, जो सरकारी डब्बा होता है, उसमें मैं पेपर बिछा के मैं सोते हुए भी गया हूँ। तो परेशानी हर तरीके से आपको और मजबूत बनाती हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आप टूटना चाहते हैं तो आप टूट जाएं, और अगर आप उसी चीज़ को पॉजिटिव लें तो आप बहुत ज़्यादा आगे तक जाएंगे। और लक्ष्य की बात करूं तो हर एक इंसान को एक बड़ा लक्ष्य जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो लक्ष्य पूरा नहीं होता तो कम से कम थोड़े से छोटे पे तो ज़रूर आके गिरेगा। तो मेरा भी लक्ष्य अगला माउंट एवरेस्ट है, और मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं उस ऊंचाई तक पहुँचूँ जहाँ से मैं लोगों के लिए काम आ सकूँ। आपने माउंट एवरेस्ट की बात कही है, मुझे लगता है कि उसके पहले भी कुछ और ऐसे पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं, जो, क्योंकि वो तो शायद विश्व का सबसे ऊंचा इकलौता चोटी है, तो सीधा आपने एवरेस्ट को ही चुना है, बीच में अभी और कहीं नहीं? जैसे अभी आप एल्ब्रस पर गए, मैं अभी 2 पर्वतें फतेह किया हूँ। हाँ। और एवरेस्ट मेरा टारगेट और एक सपना रहा है पिछले 3 वर्षों से, और उसे फतेह करना है। एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर है जी। और एवरेस्ट कहीं ना कहीं फतेह करने का ये भी एक रीज़न है कि मैं विश्व की जो 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं उन्हें फतेह करना है अगले 2 वर्षों के अंदर। अच्छा, वहाँ भी अभी जाना है? जी, मतलब शेष जितनी भी चोटियाँ बच रही हैं इसके बाद? जी 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 उन सब पर आप? और एवरेस्ट मेरा 2022 में लक्ष्य है, और उससे पहले अगर मैं पहाड़ तो चढ़ता ही रहूँगा। अच्छा। अगर कुछ और भी होता है तो ज़रूर मैं क्लाइंब करूँगा। लास्ट मोमेंट पे प्लान बनता है, एल्ब्रुस का भी लास्ट मोमेंट पे प्लान बना, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रुकावटें आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी पर आ रहा था कि जैसे आपने 2 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ यूरोप की और अफ्रीका की, किली और एल्ब्रस पे आपने चढ़ाई की, तो इसमें जो खर्चे आए होंगे, क्या आप बताना चाहेंगे कि कितना खर्चा आया, उसको कहाँ से वो बियर कर पाए आप? जैसे अभी तक तो अराउंड बहुत ज़्यादा पैसे लग चुके हैं, और मैं किलीमंजारो और एल्ब्रुस की बात करूँ तो कहीं ना कहीं 3,80,000 से 4.5 लाख रुपए तक एक पर्वत पे लग चुके हैं। तो पैसे की बात करूँ तो थोड़ा मुझे समाज से और कुछ लोगों से सपोर्ट मिला है, जैसे किरण गिरी दीदी ने सपोर्ट किया था, और अभी प्रोजेक्ट बाला ने सपोर्ट किया था, और कुछ फाइनेंशियल मुझे खुद भी सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और एक चीज़ें करनी है। जब खुद आपको कोई चीज़ें करनी होती हैं तो कहीं ना कहीं, और एक मेन फैक्टर ये भी है कि मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं जिनसे अगर मैं मदद मांगूँ पैसे की या किसी भी चीज़ की तो मुझे कर देते हैं, और वो पैसे मुझे बाद में बियर करना पड़ता है अपने दोस्तों से उधार लेके, क्योंकि एक लक्ष्य है ना सर। अगर मैं भाग जाऊं किसी चीज़ को छोड़ के, अगर आज अपना कंफर्ट छोड़ के भाग जाऊं ना उस फील्ड से, तो मुझे वो आगे जो हाइट जानी है वो चीज़ मैं नहीं मिल पाएगा। सही है। तो परेशानी है, बट कहीं ना कहीं आगे आपको एक पॉइंट तक पहुंचोगे तो वो वैल्यू भी मिलेगी कि आपने अपना हार्डवर्क किया, और उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा। दोस्तों, एक बड़ी अच्छी बात निकल के आई, जैसे इन्होंने गोल तो सेट किया, लेकिन इस बीच में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आती है उसके लिए इन्होंने लोगों से पैसे उधार लिए। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है, बात में इन्होंने कहा है। कई जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि कोई किसी से पैसे ले लिया, फिर वो भूल जाता है देना,
आपने कहा कि अगर हमें गोल सेट करना है, गोल अचीव करना है, तो हमें पहले उनका चुकता करना होगा, उनके पैसों को चुकता करना होगा। हो सकता है आगे भी उनकी ज़रूरत पड़े। तो ये भी एक नसीहत है कि जिसका लें उसका हम वापस करें। हालांकि ये एकदम अलग बात है, लेकिन ये इससे जुड़ी हुई है। तो अभी जो आपने एवरेस्ट की बात कही है, तो उसके लिए अप्रॉक्स कितना खर्चा आ जाएगा? एवरेस्ट क्लाइंबिंग के लिए अराउंड 40 लाख का बजट है, और जिसमें एवरेस्ट पे जाए बहुत ज़्यादा कॉस्टली, पानी का ही रेट अगर मैं बोलूँ तो 500 से 600 रुपये लीटर है, और पराठे की कॉस्टिंग भी है, और करीब करीब नेपाल गवर्नमेंट खुद ही 8 से 10 लाख रुपए लेती है परमिट देने का। अच्छा, इतना वो पहले उनको चाहिए? जी, वो परमिट के लिए चाहिए, और इतना कॉस्टिंग है तो डिफ़िकल्ट है। बट कहते हैं ना कि ज़िंदगी में अगर आत्मविश्वास है, खुद पे भरोसा है, तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि 40 लाख का, तो ये 40 लाख का जो एस्टिमेशन है, ये कैसे पूरा होगा? इसकी भी तो मुझे लगता है कि पूरा खाका आपको तैयार करना होगा, उसके बाद की प्रोसीडिंग होगी। जहाँ तक उम्मीद है कि इस बार मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट करे, और अपील यही है कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो मैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर माउंट एवरेस्ट पर मैं भारत का तिरंगा लहराऊंगा, अगर सपोर्ट मिलता है। बाकी तो अभी तक हर किसी का सपोर्ट मिला और खुद पे भरोसा है तो होगा, और आगे भी होगा। जब 4 लाख हुआ है तो 40 लाख भी बड़ी दूर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बात पर एक लाइन याद आती है, कितने मजबूर हैं हम तकदीर के हाथों, न तुम्हें पाने की औकात रखते हैं, न तुम्हें खोने का हौसला। तो आपका हौसला, आपने जो गोल सेट कर रखा है, यही आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। होती है ना सर, जो आपने लाइन बोली, एक चीज़ ऐड करूँगा, ये जो मजबूरी है ना, यही आपको मजबूत बना सकती है, मजबूत बनाती है, स्ट्रांग करती है। और वही मजबूरी को अगर आप अपने पॉजिटिव वे में लीजिए तो आप आगे बढ़ते जाएंगे और उतने ही मजबूत होते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीतीश जी, आपने जो गोल सेट कर रखा है ऊपर माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची पहाड़ी पर, चोटी पर पहुंचने का, तिरंगा फहराने का, आप उसमें कामयाब हो, ये हम सब, हमारी अमेज नाउ की टीम की तरफ से भी यही चाहत होगी और शुभकामनाएं हैं हमारी। तो समय हो चुका है हमें अपने दर्शकों से विदा लेने का, तो एक बार हम फिर हम किसी नए चीज़ों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल। और अमेज नाउ की टीम को भी मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, और ज़रूर जल्द मुलाकात होगी, और कहीं ना कहीं भारत का तिरंगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर। बिल्कुल, ये हम लोग की भी ख्वाहिश होगी कि आप जहाँ भी जाएँ भारतीय परचम लहराता रहे। जी जरूर सर, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा, ये थे हमारे आज के अतिथि नीतीश कुमार सिंह, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही। इन्होंने जो जज्बा है वो बेमिसाल है, हौसला बढ़ा हुआ है, और निश्चय ही एक न एक दिन ये अपने मकसद में कामयाब होंगे। भारतीय तिरंगे को उस जगह पर पहुंचाएंगे जिससे हम भारतवासी भी गौरव महसूस करेंगे। आपने देखा कि आर्थिक तंगी भी इन्हें झेलना पड़ा है और आगे भी झेल रहे हैं, लेकिन हौसले में कोई कमी नहीं है। तो अगर हौसला मजबूत है तो मंजिलें स्वतः मिलती जाएंगी, ये बातें एकदम तय हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह, अगले आज के ही दिन इसी समय हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।